स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात उस समय की है जब सज्जनपुर नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सोहन था। वो बहुत ही बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही मेहनती भी था, जबकि छोटा भाई मोहन नासमझ, सुस्त और कामचोर किस्म का था। यही कारण था कि बड़े भाई के घर पर सुख सुविधा का सारा सामान मौजूद था और वो बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता रहा था, जबकि छोटा भाई मोहन गरीबी के कारण दाने दाने को मोहताज था। एक दिन की बात है जब गरीब भाई मोहन अपने बड़े भाई सोहन के घर पहुंचा और उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगा। कहने लगा, बड़े भैया, हम दोनों एक ही वंश के हैं और एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन हमारा भाग्य अलग अलग क्यों है। तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, जबकि मैंने कभी सफलता का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी गाय ब्याती है और दिन प्रतिदिन तंदुरुस्त होती जाती है, लेकिन मेरी गायें एक के बाद एक मरती ही जा रही हैं। तुम्हारे घर में हमेशा अन्न का भंडार रहता है, जबकि मेरे घर में तो कभी कभी अन्न का एक दाना भी नहीं होता। तुम्हारी शादी हो चुकी है, जबकि मेरी तरफ कोई लड़की आंख उठाकर भी नहीं देखती। इसके अलावा सारे गांव में तुम्हारी बहुत ही इज्जत है, जबकि हर कोई बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाता है। ऐसा क्यों है भैया? मेहरबानी करके मुझे समझाइए। मैं तो अपने इस जीवन से दुखी हो चुका हूँ। बड़े भाई ने कहा, अरे पगले, तुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो मुझे बता, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन मैं अभागा कब तक आपसे सहायता मांगता रहूंगा और आप कब तक मेरी सहायता करते रहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारी रगों में एक ही खून है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं और आप सुखी क्यों हैं? बड़ा भाई बोला, मोहन, ये सब किस्मत का खेल है। किसी की किस्मत में सुख लिखा है तो किसी की किस्मत में दुख। हाँ, लेकिन तू चाहे तो मैं तेरी एक सहायता कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे हमारे कुल गुरु से जाकर मिलना चाहिए, जो केशवपुर नगर के नज़दीक वाले जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर बता देंगे। तुझे वहाँ जाना चाहिए। अपने भाई की सलाह सुनकर छोटा भाई मोहन बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है भैया, मैं आज ही केशवपुर की तरफ रवाना होता हूँ और वहाँ के नज़दीक वाले जंगल में जाकर अपने गुरुदेव से मिलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस तरह से वो अपने भाई का धन्यवाद करते हुए अपने कुल गुरु से मिलने के लिए चल दिया। 2-3 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो केशवपुर के नज़दीक वाले जंगल में जा पहुँचा। कुछ देर तक तलाश करने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। वो सोचने लगा, अवश्य ये ही हमारे कुलगुरु की कुटिया होगी। मोहन कुटिया के अंदर गया। उसने कुलगुरु को प्रणाम किया और कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव, मैं सज्जनपुर से आया हूँ और मेरा नाम मोहन है। मेरे पिताजी का नाम केदारचंद था। मैं कश्यप गोत्र से हूँ। मेरे बड़े भैया ने बताया था कि आप हमारे कुलगुरु हैं। मोहन की बात सुनकर कुलगुरु मुस्कुराए और कहने लगे, आओ मोहन, मैं तुम्हारे पिता को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। वो मेरे बहुत ही अच्छे शिष्य थे। कहो, आज इतने सालों के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मोहन कहने लगा, गुरुदेव, बात असल में ये है कि मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी और परेशान हो चुका हूँ। जहाँ एक तरफ मेरे बड़े भैया के पास इस संसार की सभी सुख सुविधाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं बिल्कुल अकेला और गरीबी में जीवन बिता रहा हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव कहने लगे, मोहन, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी है, इसीलिए उसके पास जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि और मेहनत, इन दोनों गुणों की कमी है। परंतु अब तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो बुद्धिमानी और मेहनत से अपना काम करते हैं, परंतु तुम में ये गुण नहीं है,
इसलिए तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ छोड़कर यहाँ से 100 कोस दूर सजल पर्वत पर सो रहा है। अगर तुम वहां तक की यात्रा करके अपने सोए हुए भाग्य को जगा सको तो तुम्हें भी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे भाग्य भी जाग जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। लेकिन याद रखना, ये सफर बहुत ही लंबा है, रास्ते में कठिनाइयां भी बहुत होंगी, परंतु अगर तुम अपने सोए हुए भाग्य को जगा सको तो उसका फल आनंददायक ही होगा। अपने गुरुदेव की बात सुनकर मोहन का चेहरा खिल गया और वो कहने लगा, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी समय सजल पर्वत की यात्रा पर निकलने को तैयार हूँ। मैं अपने सोए हुए भाग्य को अवश्य जगाऊंगा। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार फिर से ये बात कहूँगा कि अगर तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मेहनत से काम किया तो तुम्हारा भाग्य अवश्य ही जाग जाएगा। इसके बाद मोहन बिना देरी किए सजल पर्वत की यात्रा पर चल दिया। वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचकर अपने सोए हुए भाग्य को जगाना चाहता था। वो तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता काफी लंबा था और ये यात्रा कई दिनों तक चलने वाली थी। लेकिन अपने भाग्य को जगाने की प्रबल इच्छा लिए हुए मोहन लगातार चलता ही जा रहा था। उसे चलते चलते 1 सप्ताह बीत गया तो रास्ते में एक जंगल से उसका गुजरना हुआ। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ उसके सामने आ गया। शेर को देखते ही मोहन के पसीने छूट गए। वो भागने ही वाला था कि शेर गरज उठा और आदमी की आवाज में बोला, ठहरो अजनबी, तुम कौन हो और यहाँ से कहाँ जा रहे हो? शेर को आदमी की आवाज में बोलता हुआ देखकर मोहन हैरान भी था और परेशान भी। वो कांपती हुई आवाज में कहने लगा, जी मेरा नाम मोहन है और मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, भाग्य को खोजने? भला ये क्या बला होती है? मोहन बोला, हे वनराज, ये एक ऐसी बला का नाम है जो हर किसी के दुखों को चुटकी बजाते ही दूर कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे बड़े भाई के दुखों को दूर किया है। शेर बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी बात भी ध्यान से सुनो। जब तू अपने भाग्य को खोज ले तो उससे पूछना कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे दांत का दर्द दूर हो जाए। किसी भी जड़ी बूटी से मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ और मैं परेशान हो चुका हूं। अब तो मैं शिकार करके भोजन करने के काबिल भी नहीं रहा। अगर तू मुझे ये काम करने का वचन दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना इसी वक्त चबा जाऊंगा। शेर की ऐसी बातें सुनकर मोहन, जो कि पहले से ही डरा हुआ था, उसके पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। फिर वो अपने आप को संभालते हुए डरते डरते कहने लगा, मैं वचन देता हूँ वनराज, या तो मैं लौटकर आपको इस दर्द से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताऊंगा या फिर कोई दवा लेकर अवश्य आऊंगा। शेर बोला, ठीक है तो तू चला जा, लेकिन अपना वचन भूल मत जाना, वरना यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। इतना कहकर वो शेर वहां से चला गया। मोहन मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करने लगा कि आज उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने अपना आगे का सफर जारी रखा। 3-4 दिन का सफर करने के बाद वो एक गांव के नजदीक से गुजरा तो उसने देखा कि एक खेत में एक किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। उन्हें देखकर मोहन हैरान रह गया। सोचने लगा, अरे ये कौन लोग हैं जो इतनी तपती धूप में खेत में बैठकर रो रहे हैं? मुझे मालूम करना चाहिए। मोहन उनके नजदीक गया और कहने लगा, आप लोग कौन हैं और इतनी तपती धूप में बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्या आप पर कोई मुसीबत आ पड़ी है? वो किसान कहने लगा, अरे भाई, हमारी मुसीबत जानकर तुम क्या करोगे? जाओ अपना काम देखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब तो शायद भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। मोहन ने किसान को दिलासा देते हुए कहा, काका, इतने मायूस क्यों होते हो? कम से कम अपना दुख तो मुझे बता ही सकते हो। क्या पता मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अच्छा तो सुनो बेटा, मैंने ये खेत खरीदा था, लेकिन अब तक हम तीनों कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी इस खेत में से एक बार भी फसल नहीं काट पाए हैं। मोहन किसान की बात सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा,
अरे काका, ये कैसे हो सकता है? आपने जरूर सिंचाई करने में कोई कमी छोड़ी होगी, या फिर आपने बीज ही खराब डाले होंगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी कमी हमने नहीं रख छोड़ी। हमने तो कई बरस खेत में हल जोता, सिंचाई की, खाद भी भरपूर डाली। जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, हमने तो अंकुरों की देखभाल भी ऐसे ही की थी। क्या कहा काका? अंकुर भी निकल आए थे? तो फिर क्या हुआ? किसान बोला, अंकुर ही नहीं भाई, पौधे भी खूब अच्छी तरह से लगे थे। फसल की आशा दिखाता हुआ ये खेत हरा भरा हो जाता है, लेकिन बीच में पौधे मुरझाने लगते हैं और हम कितना भी पानी क्यों ना दें, वे जड़ तक सूख जाते हैं और हर बार हमारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस प्रकोप का कारण आज तक हमें कोई नहीं बता पाया। लगता है भले आदमी हम भूखे ही मर जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि अपना रास्ता देखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर वो किसान मायूस हो गया और कहने लगा, शायद हमारी किस्मत ही फूटी है। तब मोहन ने कहा, सुनिए बाबा, किस्मत तो सबकी होती है, अब मुझे ही ले लो। मैं भी अपने भाग्य को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जो सजल पर्वत पर सो रहा है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अवश्य ही उससे आपके भाग्य के बारे में पूछूंगा, आपकी इस समस्या का उपाय भी पूछ कर आऊंगा। मोहन की बात सुनकर वो किसान खुश हो गया और कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? इसके बाद किसान ने मोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिल जाए तो उससे हमारे भाग्य के बारे में भी पूछना और ये भी पूछना कि हमारी फसल बर्बाद होने का क्या कारण है। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने बूढ़े को लौटकर उसी जगह पर जवाब देने का वादा किया और फिर अपने रास्ते पर आगे चल दिया। काफी दिनों तक का सफर तय करने के बाद मोहन जैसे ही एक नगर में पहुंचा तो वहां पर मौजूद सैनिक उसे देखते ही भड़क गए और कहने लगे, ये हमारे नगर में बिना अनुमति लिए प्रवेश कर गया है, इसको गिरफ्तार कर लो और महाराज के पास ले चलो। इसके बाद सैनिक मोहन को पकड़कर राजमहल की तरफ चल दिए। मोहन अपने मन में सोच रहा था, हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। ये मुसीबत भी शायद मेरे सोए हुए भाग्य के कारण ही आई है। पता नहीं अब यहाँ का राजा मुझे क्या सजा देगा। लेकिन जब मोहन को वहाँ के राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने कहा, घबराओ नहीं परदेसी, तुम हमारे यहाँ पर मेहमान हो, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और किधर जा रहे हो। राजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन तुरंत उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, आप तो महान हैं, जो आपने मुझे कोई सजा नहीं दी। आपकी हमेशा जय जयकार होती रहेगी। महाराज, मेरा नाम मोहन है और मैं सज्जनपुर गांव से आया हूँ और अपने भाग्य की खोज में निकला हूँ। इसके बाद मोहन ने राजा को अपनी सारी आपबीती सुना दी। मोहन की सारी बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी अपने भाग्य के पास जा रहा है, क्यों ना मैं भी इसे अपनी समस्या बता दूं, तो हो सकता है ये अपने भाग्य से पूछकर मेरी समस्या का कुछ समाधान करवा दे। राजा ने कहा, सुनो मोहन, आज से तुम एक परदेसी नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुनो मित्र, मैं इस विशाल और शक्तिशाली देश का राजा हूँ, लेकिन सोने के महल में रहते हुए भी ना जाने क्यों मैं खुशी से नहीं जी पा रहा हूँ। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, हर समय किसी अनजान खतरे का डर लगा रहता है। मेरी तुमसे विनती है कि जब तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिल जाए तो उससे इसका कारण पूछना और पूछना कि इस तड़प से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तुम्हारा भाग्य इस बारे में जैसा भी उत्तर दे, तुम लौटकर खुले दिल से मुझे बता देना। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मोहन बोला, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है महाराज, मैं आपका ये छोटा सा काम अवश्य ही करूंगा और लौटकर आपको इस बात का उत्तर दूंगा। उस रात मोहन वहीं राजमहल में रुक गया। राजा ने उसकी खूब आदर सत्कार की और उसे बढ़िया से बढ़िया भोजन करवाया और बाद में उसे सोने के लिए एक आरामदायक और मुलायम बिस्तर दिया गया। बिस्तर पर लेटते ही उसे ऐसी नींद आई जैसे उसे अपने पूरे जीवन में
कभी नहीं आई थी। अगले दिन सुबह मोहन नहा धोकर सफर पर जाने को तैयार हुआ तो राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि ये तुम्हारे आगे के सफर में तुम्हारे काम आएंगी और मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा और आपसे अवश्य मिलूंगा। इतना कहकर मोहन आगे के सफर पर चल दिया। वो चलता रहा। कई दिनों के सफर के बाद वो सजल पर्वत पर पहुंच गया। पर्वत पर चढ़ने के बाद उसे सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे कोई सोया हुआ दिखाई दिया। वो सोचने लगा, अरे उस बरगद के पेड़ के नीचे वो फक्कड़ सा आदमी कौन है? कहीं वो तो मेरा भाग्य नहीं है? जरूर वही होगा, क्योंकि गुरुदेव ने यही कहा था कि मेरा भाग्य बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ होगा। और मोहन उसे अपना भाग्य समझकर उसके नजदीक पहुंचा और उसे जगाने लगा। ऐ भाई उठो, आंखें खोलो। काफी देर तक चिल्लाने और उसे झकझोरने के बाद अंत में वो आदमी जागा और पूछने लगा, कौन हो तुम और मुझे इस वक्त परेशान क्यों किया? मोहन बोला, मेरा नाम मोहन है और जहां तक मेरा अनुमान है तुम ही मेरे भाग्य हो। वो आदमी बोला, अच्छा तो तुम ही मोहन हो? हाँ, मैं ही मोहन हूँ और तुम्हारी वजह से मैं आज तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो और मैं तुम्हारे कारण दुख झेलता रहा, जबकि मेरे बड़े भाई का भाग्य तो उसकी कितनी सेवा कर रहा है। मोहन के भाग्य ने कहा, मेरे मालिक, हम तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमान और मेहनती लोगों की सहायता करते हैं। तुम जैसे मूर्ख और कामचोर लोगों के तो हम नजदीक भी नहीं फटकते। उसकी ऐसी बातें सुनकर मोहन चौंक गया। क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाग्य? हाँ मालिक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह किसी पेड़ के नीचे लेट जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम कभी भी अपने भाई की तरह अक्लमंद और मेहनती बनना पसंद नहीं करोगे। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और कहीं का नहीं रहूंगा। हो सकता है कि मुझे आत्महत्या ही करनी पड़े। भाग्य ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि तुमने यहाँ तक का रास्ता कैसे तय किया। रास्ते में क्या क्या देखा और किन किन लोगों से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई और तुम मुझसे क्या चाहते हो। मोहन ने अपने भाग्य को अपनी सारी आपबीती बताई और बोला, मैं अपने गुरुदेव के कहने पर तुम्हें खोजता हुआ यहाँ पर आया हूँ। और फिर मोहन ने भाग्य को अपना सारा किस्सा बता दिया। भाग्य बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। उसकी सारी बातें सुनने के बाद भाग्य कहने लगा, तुम्हारी सारी कहानी सुनकर मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि भाई तुम में बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अच्छाइयां बहुत ही कम। फिर भी जब तुम मुझ तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। और फिर भाग्य उसे समझाने लगा कि उसे रास्ते में मिले व्यक्तियों को क्या क्या जवाब देने हैं और उनकी समस्याओं का क्या क्या हल है। वो आखिर में बोला, अब तुम घर जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। जल्दी ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ और आलसी आदमी को मेरा साथ बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है। परंतु एक बात और, सावधान रहना कि कहीं अपनी मूर्खता और नासमझी से ये मौका चूक मत जाना, वरना जीवन भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना कहकर मोहन का भाग्य एक बार फिर से पसर गया और गहरी नींद में चला गया। मोहन सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ? ये तो पलक झपकते ही फिर से सो गया। मैंने इससे अपने भविष्य के बारे में तो पूछा ही नहीं। मोहन फिर से अपने सोए हुए भाग्य को झकझोरने लगा, उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उठो भाई, अभी तो मैंने तुमसे और भी बहुत सी बातें पूछनी हैं। उठो मेरे प्यारे भाग्य। लेकिन इस बार लाख कोशिश करने के बावजूद भी मोहन अपने भाग्य को जगाने में सफल नहीं हो पाया। बहुत देर तक वो वहीं पर खड़ा हुआ अपने सोए हुए भाग्य को देखता रहा और फिर उसने वापस चलने का फैसला कर लिया। वापसी के सफर में चलते चलते वो सबसे पहले राजा के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज। आओ मेरे दोस्त मोहन, तुम लौटकर आ गए। क्या तुम अपने भाग्य से मिल पाए? क्या तुमने उससे मेरी समस्या का समाधान पूछा? मोहन बोला, हाँ महाराज, मुझे मेरा भाग्य मिल गया और उसने आपके दुख का कारण भी मुझे बता दिया, लेकिन मैं वो बात आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। इसके बाद राजा मोहन को एक एकांत कमरे में ले गया जहां पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तब राजा ने कहा, हाँ तो मित्र, अब बताओ तुम्हारे भाग्य ने मेरे दुख का क्या कारण बताया है। मोहन बोला, महाराज, आप इस देश पर राज करते हैं और आपकी प्रजा आपको पुरुष मानकर राजा कहकर पुकारती है, जबकि असलियत तो ये है कि आप एक स्त्री हैं, क्योंकि आपने ये रहस्य छुपा रखा है और अकेले ही सेवा का संचालन और राजपाट चलाना मुश्किल होता है। इसीलिए आप सोने के महल में रहते हुए भी मन ही मन छटपटाते रहते हैं। आपका मन अशांत रहता है, यही आपके दुख का कारण है। राजा, जो कि सचमुच एक स्त्री था, कहने लगा, तो मोहन, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें मेरी सच्चाई बता ही दी। मोहन, मैं सचमुच एक स्त्री हूँ। इतना कहते हुए राजा ने अपना ताज अपने सिर से उतार दिया और उसके लंबे बाल लहराने लगे। ताज के उतरते ही राजा एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखने लगा, जिसके लंबे बाल थे। उसे देखकर मोहन कहने लगा, सचमुच आप अप्सराओं की तरह सुंदर हैं। ईश्वर आपको हमेशा इसी तरह से सुंदर रखे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई राजकुमारी जी, आप स्त्री होकर भी इस तरह से पुरुषों का वेश धारण करके राजपाट क्यों चला रही हैं? तब राजकुमारी ने कहा, मोहन, बात असल में ये है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही मर गई थी। मेरे पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिता एक युद्ध में मारे गए थे। लेकिन हमारे एक वफादार मंत्री ने मुझे अपने घर में छिपा लिया और छुपकर मेरी परवरिश की, ताकि दुश्मन देश के राजा को मेरे बारे में पता न चल सके। तब तक राज्य की बागडोर उन्हीं ने संभाली हुई थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो राज्य की प्रथा के अनुसार राजा के बेटे को ही उसका शासन संभालना होता है। तब मंत्री जी की सलाह पर मैंने ये पुरुष वेश धारण कर लिया और मंत्री जी ने ही मुझे राजा के बेटे के रूप में प्रस्तुत करके सिंहासन पर बिठा दिया। तब से लेकर आज तक मैं पुरुष वेश में ही इस राज्य का संचालन कर रही हूँ। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे भाग्य ने मुझे इस दुख से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया है। मोहन बोला, आप अपने लिए एक अच्छे और योग्य वर की तलाश कीजिए और उससे शादी कर लीजिए। आपका जीवन सुख से बीत सकेगा। राजकुमारी शर्माते हुए कहने लगी, मेरा भेद जानने वाले तुम पहले नौजवान हो और मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी हूँ। इसलिए क्यों ना तुम ही मुझसे विवाह करके मेरे पति बन जाओ और इस राज्य पर राज करो। मोहन राजकुमारी की बात सुनकर हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, नहीं नहीं देवी, मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता और ना ही इस राज्य का राजा बन सकता हूँ, क्योंकि राजा बनने के बाद मुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां आ जाएंगी और वैसे भी जल्दी ही मेरा भाग्य बदलने वाला है। और जब मेरा भाग्य बदल जाएगा तो मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। राजकुमारी बोली, सोच लो मोहन, अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारा भाग्य वैसे ही बदल जाएगा और तुम्हारा सारा जीवन ऐशो आराम और सुख से बीतेगा। नहीं राजकुमारी जी, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। आप किसी और को अपना पति बना लें। और फिर मोहन उसी समय राजकुमारी से विदा लेकर अपने वापसी के सफर पर चल दिया। राजकुमारी सोच रही थी, ये तो चला गया, लेकिन कितना मूर्ख है जो उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं तो किसी ना किसी योग्य राजकुमार से विवाह कर ही लूंगी, लेकिन ये आदमी एक दिन अपनी मूर्खता पर जरूर पछताएगा। इसके बाद मोहन चलते चलते उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर गरीब किसान अपने खेतों में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। मोहन को देखते ही वो कहने लगा, अरे बेटा, तुम आ गए। मैं तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रहा था। बेटा, क्या तुम्हारी मुलाकात अपने भाग्य से हुई और उसने तुम्हारी फसल के नष्ट हो जाने का कारण भी मुझे बता दिया है। बूढ़ा किसान कहने लगा, अच्छा तो जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी फसल के खराब होने का क्या कारण है। काका, कारण ये है कि इस जमीन में आपके खेतों के बीचों बीच एक धनी आदमी ने लूट मार के डर से सोने के सिक्कों से भरे हुए 40 घड़े यहाँ पर गाड़ दिए थे। इसलिए आपकी जमीन पर कोई फसल नहीं होती। आप जमीन खोद कर वो घड़े निकाल लीजिए, तब आपकी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। आप इस इलाके के सबसे धनवान आदमी बन जाएंगे। किसान ने कहा,
क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ काका, ये बिल्कुल सच है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। अरे बेटा, तुम ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकते हो? तुमने इतनी अच्छी खबर मुझे दी है, हम सबको खुश कर दिया। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम हमारे साथ यहीं पर रह जाओ, जमीन को खोदने में हमारी सहायता करो। जितना भी खजाना निकलेगा उसमें से आधा मैं तुमको दे दूंगा और मेरी बिटिया का विवाह भी मैं तुमसे करवा दूंगा। फिर तुम यहाँ पर आनंद से अपना जीवन बिताना। मोहन को वो बूढ़ा किसान बहुत ही अच्छा लगा और उसकी बेटी तो बहुत ही सुंदर थी। लेकिन मोहन कहने लगा, नहीं बाबा, मैं ये विवाह नहीं कर सकता और ना ही मुझे ये धन चाहिए, क्योंकि ये धन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी मुझे यहाँ पर रहकर क्या मिलेगा। मुझे भी एक किसान की तरह अपना जीवन बिताना पड़ेगा। और एक बात और है, मेरा भाग्य अब उदय होने वाला है, इसलिए मैं आपके पास किसी कीमत पर नहीं रह सकता। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। मोहन के जाने के बाद वो किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे ये तो कोई महामूर्ख जान पड़ता है, वरना इतने बड़े खजाने को वो क्यों ठुकराता। दूसरी तरफ मोहन अपने सफर से काफी थक चुका था। उसके जूते भी घिस चुके थे और उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से घिसटता घिसटता चलता ही जा रहा था। वो एक जगह पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, मेरी यात्रा तो अब खत्म ही होने वाली है, लेकिन मेरा भाग्य उदय कब होगा। ठीक उसी समय वो शेर भी वहां पर आ पहुंचा, जिसकी दहाड़ सुनकर मोहन चौंक गया और बोला, अरे वनराज, आप? शेर बोला, हाँ मैं, और मैं तुम्हारे वापस आने का ही इंतजार कर रहा था। बोलो, क्या तुमने अपने भाग्य से मिलकर मेरे दांत के दर्द के बारे में कोई सलाह ली या कोई दवाई लाए? अब मेरे दांत का दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मोहन बोला, दवा तो मैं नहीं लाया, हाँ मेरे भाग्य ने तुम्हारी इस बीमारी से पिंड छुड़ाने का एक तरीका जरूर बताया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ वो क्या तरीका है। मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले में तुम्हें एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगा कि तुम्हें जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी और तुम बिना हाथ पैर हिलाए मौज से जीवन बिताओगे। नहीं, मुझे अपने उपकार के बदले में कोई कीमत नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दी ही मेरा भाग्य उदय होने वाला है। और अब तुम वो उपाय सुनो। अगर तुम दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का भेजा खा लो तो फौरन ठीक हो जाओगे। शेर बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज से मैं ऐसे ही किसी बेवकूफ़ आदमी को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। क्या तुम इस काम में मेरी सहायता करोगे? मोहन ने कहा, अगर आप कहो तो जरूर करूँगा। शेर बोला, तो ठीक है, चलो मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो, हम इसी समय किसी मूर्ख आदमी की तलाश में चलते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दिशा की तरफ चल दिए। तब शेर ने कहा, मित्र, मैं चलते चलते काफ़ी थक गया हूँ, क्या तुम मुझे कोई किस्सा या कोई कहानी सुना सकते हो जिससे ये सफ़र आराम से कट जाए? मोहन ने कहा, नहीं वनराज, मुझे तो कोई किस्सा या कोई कहानी नहीं आती। शेर बोला, अच्छा तो तुम फिर यही बता दो कि भाग्य से मिलने जाते समय तुम किन किन रास्तों से गुजरे, किन किन लोगों से मिले और तुमने क्या क्या नई चीज़ें देखी। हाँ वनराज, मैं तुम्हें ये सब बता सकता हूँ। और फिर मोहन शेर को बरगद के पेड़ के नीचे अपने भाग्य से हुई बातचीत, राजा के रूप में राजकुमारी का मिलना और बूढ़े किसान और उसकी सुंदर बेटी के बारे में सब कुछ बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद शेर की आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, मेरी बीमारी का इलाज तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है और मैं बेकार में ही किसी दूसरे की तलाश में अपनी टांगें तुड़वा रहा हूँ। और फिर शेर गुर्रा कर मोहन की तरफ पलटा। मोहन कहने लगा, क्या हुआ वनराज, ये अचानक आप मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? शेर बोला, अरे मूर्ख, तेरा भाग्य तो वापस लौटते ही तेरा साथ देने लगा था। सुखी होने के कितने ही अच्छे मौके तुझे मिले, लेकिन तूने हर बार हर एक मौके को छोड़ दिया। तुझे राजा बनने का अवसर मिला, वो भी तू ठुकरा आया। धन और समृद्धि तेरे पैरों में अपने आप आ रही थी, यहाँ तक कि तुझे दो दो सुंदर युवतियों से विवाह करने का अवसर मिला, वो भी तूने ठुकरा दिया। अगर मैं इस दुनिया के 7 चक्कर भी लगा लूं तो मुझे तुझ जैसा मूर्ख आदमी किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। इसलिए तेरे भाग्य के कहे अनुसार तेरा भेजा खाने से ही मेरे दांत का दर्द ठीक हो सकता है।
इतना कहकर शेर ने मोहन पर छलांग लगा दी और उसे मार कर खा गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो अपनी बुद्धि और मेहनत से काम करता है, लेकिन मूर्ख और कामचोर आदमी से उसका भाग्य हमेशा दूर भागता है। जैसा कि मोहन के साथ हुआ, अपनी मूर्खता के कारण उसने हर उस मौके को ठुकरा दिया जो उसके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता था। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही मौके को पहचान कर उसका फ़ायदा उठाए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।